जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब सैया ही कोतवाल हो गए, सैया ही मुंसिफ हो गए, सैया ही रहबर हो गए और सैया ही पालनहार हो गए तो डरने की जरूरत क्या है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो कुछ भी हो रहा है, बीते 24 घंटे के अंदर में जो कुछ भी वहां वाकया हुआ, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सत्ता, सिस्टम और हुकूमत। वो हुकूमत जो तीन इंजन वाली सरकार कही जा रही है, ट्रिपल इंजन वाली सरकार, और ट्रिपल इंजन वाली सरकार में गेरुआ टोले के पंख निकल आए हैं। और गेरुआ टोला महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक आते ही मौके को भुनाने पर तुल गया है। महाराष्ट्र का इलेक्शन इसी साल के आखिर तक होने वाला है और महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतना बीजेपी और उनके कारिंदों के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में कोल्हापुर जैसी घटनाओं को करने का मंसूबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनकी शायद यही प्लानिंग है कि पूरे महाराष्ट्र में एक एक जिले में इस तरह के काम किए जाएं जैसा कोल्हापुर में किया गया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मस्जिदों पर हमले किए गए, मुस्लिम घरों में घुस करके मारपीट की गई, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की गई, ये बातें भूलने लायक नहीं है। लेकिन ये तमाम घटनाएं हुई किसके साथ? तमाम घटनाएं अल्पसंख्यकों के साथ हुई है, तमाम घटनाएं विशेष समुदाय के साथ हुई है, तमाम घटनाएं समुदाय विशेष के खिलाफ हुआ है। समुदाय विशेष अतिक्रमण करता है, समुदाय विशेष जहां तहां अपनी आबादी बढ़ा रहा है, समुदाय विशेष धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, समुदाय विशेष मांस का कारोबार कर रहा है, समुदाय विशेष बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी देता है, समुदाय विशेष विशालगढ़ किले के आसपास काफी लंबी चौड़ी आबादी अपनी बढ़ा चुका है, काफी बड़े दायरे में वो अब विकसित हो रहा है। लेकिन ये समुदाय विशेष है कौन? समुदाय विशेष वो समुदाय विशेष है जिसको मीडिया मुसलमान नहीं कहना चाहती, सत्ताधारी दल मुसलमान नहीं कहना चाहते। समुदाय विशेष शब्द, अल्पसंख्यक, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। यानी मुसलमान अब इस लायक भी नहीं बचा कि उसको उसकी पहचान के मुताबिक कोई नाम दिया जा सके, उसको मुसलमान कहा जा सके। लेकिन कोल्हापुर में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने यह साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में आपको ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा। और हर बार जो घटना घटेगी उसमें आपको पीड़ित बनना पड़ेगा, मजलूम बनना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और अपने सियासी आकाओं की तरफ नजर उठाकर उम्मीद भरी नजरों से देखना पड़ेगा। मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया, औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहां गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है तुम कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। सियासी आका मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, सियासी आका मुद्दे को डाइवर्ट करना जानते हैं, सियासी आका अपने फहरिस्त मुसलमानों का नाम खत्म कर देना चाहते हैं, और सियासी आका अपने एजेंडे में मुस्लिमों की हिफाजत, मुस्लिमों की तहफ्फुज, मुस्लिमों की रहनुमाई की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं मुस्लिम शब्द का नाम लेना भी गवारा नहीं है। जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तुम मार रहे हैं।
गेरुआ टोला कोर्ट में यकीन नहीं करता, अदालत में यकीन नहीं करता, और ये बात गेरुआ टोला 1991 में बाबरी मस्जिद के दौरान ही साबित कर चुका है। बाबरी मस्जिद को इसी तरह से शहीद किया गया, मामला अदालत में होने के बावजूद भी, और अभी भी जहां जहां मामला अदालतों में है वहां गेरुआ टोला कोर्ट अदालत इन सबको मानने से इनकार करता है, नहीं मानता, वो अपनी ही करता है। हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि विशालगढ़ किले के पास गजापुर गांव के लोगों पर हमला कर दिया गया, एक धार्मिक ढांचे को तोड़फोड़ की गई। धार्मिक ढांचे का मतलब यहां आप समझ लीजिए उस मस्जिद के बारे में बोला जा रहा है जिस मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर इन लोगों ने तोड़फोड़ की, हथौड़े चलाए, वहां मीनार गुंबदों पर हमला किया गया। ये उसी को बोल रहे हैं ढांचा, धार्मिक ढांचा। और पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि हिंसा में 6 नागरिक और 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि घरों में आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों ने करीब 8 से 10 कारों और दर्जनों से ज्यादा दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यानी सोचिए, अभी तक तो हम लोग मारपीट और घरों पर हमले की बात सोच रहे थे, वहां आग लगा दी गई। आग कैसे लगाई गई होगी? क्या आग तेल छिड़क कर लगाई गई होगी? क्या आग मशाल के जरिए लगाई गई होगी? कैसे लगाई गई होगी? यानी ये पूरा एक प्लानिंग करके किया गया था कि हमें कब क्या करना है। आग लगा देने, घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने, मारपीट करने, मस्जिद पर हमला करने, ये तमाम घटनाएं एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि महाराष्ट्र में चुनाव तक ये धीरे धीरे पूरे सूबे को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाएगा, ताकि इसका फायदा चुनाव के दौरान मिले, वोटिंग के दौरान मिले। घरों में आग लग गई, ये घटना अपने आप नहीं हो गई, इसके लिए बहुत दिनों से तैयारी हो रहा होगा कि प्रशासन कुछ भी कहता है कहने दो। अगर हमें प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिली हुई है तो हम कुछ भी कर देंगे, थाना पुलिस FIR ये तो होते ही रहते हैं, सब क्या है, हाथ की मैल है। केंद्र में अपनी सरकार, राज्य में अपनी सरकार, कोई अपना क्या बिगाड़ लेगा। जब इस तरह की सोच दिमाग में पनपने लगती है तो संभाजी राजे जैसे लोग और उनके कारिंदे आतंक मचाते हैं। और यह आतंक का नमूना ही है कि यहां पर कि कोल्हापुर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई। अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवारा लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवारा लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है, अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को ये साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं करके। आपको बता दें कि विशालगढ़ किला बहुत बड़ा किला है और वहीं पर एक दरगाह मौजूद है, और हजरत रेहान मलिक की दरगाह वहां पर है, जहां आसपास में मुसलमान काफी अच्छी खासी आबादी में रह रहे हैं और वहां उनका कारोबार भी चल रहा है, दुकान भी चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उससे दिक्कत हो रही है गेरुआ टोले को कि आखिर इतना अतिक्रमण क्यों हो रहा है। वो उसको अतिक्रमण का नाम देते हैं। अगर कोई दुकान कर लेता है, अपना रोजी रोजगार तलाशता है, तो उसको अतिक्रमण का नाम दिया जाता है। और प्रशासन अक्सर ऐसे ही गरीब परेशान हाल लोगों को निशाना बनाते हैं और प्रशासन के जरिए सत्ता, सिस्टम, पुलिस सब कुछ ऐसे ही दंगाइयों के फेवर लेते हैं और ऐसे ही दंगाइयों के साथ मिलकर किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर IPS ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा, वो वर्दी उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा, लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी, जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब, बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था? या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं, जो हमारा ट्रांसफर करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। इस देश में आप इतिहास देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में पुलिस की छवि दागदार हो चुकी है।
भारत की में जहां जहां पुलिस आपको देखने को मिलेगी उनमें एक रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक पुलिस में अच्छे खासे रिफॉर्म नहीं होगी, उन्हें सियासी दबाव से मुक्त नहीं किया जाएगा, उन्हें सरकारी बाबुओं के इशारे से आजाद नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। वो नेताओं के इशारे पर जब तक नाचते रहेंगे, तब तक वर्दी, पुलिस, कानून, इन सब कोई मायने नहीं रह जाता। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।